हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 जो कि है सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। Many microorganisms like bacteria and fungi live in an oxygen-free environment. Some of these bacteria have the ability to decompose plant and animal waste present in environment or household water. कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और कई तरीके के फंगस वो कहाँ रहते हैं? एक ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में, ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ रहते हैं। और इनमें से कुछ बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी होती है कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर लेते हैं, मतलब उनको गला देते हैं, जिससे कि वो सिंपल सब्सटेंस में बदल जाते हैं। और इस तरीके से वो वेस्ट जो एनवायरनमेंट में वेस्ट होता है उसको खत्म करते रहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड a high proportion of another gas मीथेन। जब ये पूरी प्रोसेस हो रही है डिकम्पोजिशन की प्लांट्स और एनिमल्स के, तो उस टाइम पर एक गैस रिलीज होती है जो कि मिक्सचर होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का, और साथ में कुछ और गैसेस भी होती हैं। दिस गैस हैज़ बीन यूज्ड एज फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टू इवन रन व्हीकल्स। ये जो गैस है ये फ्यूल का सोर्स होती है, फ्यूल का काम करती है खाना पकाने में, चीज़ों को गर्म करने में, बिजली के उत्पादन में और गाड़ियों को चलाने में। Be a scientist. Dr. Anand Mohan Chakravarti was a scientist who studied bacteria in 1971. He developed a special bacterium that could break down oil spills, helping to clean the environment. तो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने 1971 में एक स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया डेवलप किया जो कि ऑयल स्पिल्स को साफ कर सकता है। ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं? जो कि जो ऑयल रिफाइनरीज वहाँ पे लगी हुई होती है समुद्रों में, और वहाँ को तेल कई बार पानी की सतह पर बिखर जाता है, तो ये वहाँ के जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है। इसको बोलते हैं ऑयल स्पिल्स। तो उस ऑयल स्पिल को साफ करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो बैक्टीरिया इन्होंने बनाया, डेवलप किया। हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980। पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, यूज और सेल हिज हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन। उन्होंने 1980 में इसको पेटेंट करवा लिया। पेटेंट एक कॉपीराइट होता है जिसके अंदर बनाने वाले को यह अधिकार होता है कि कोई भी उसकी परमिशन के बिना उसके काम को ना यूज कर सकता है, ना पब्लिश कर सकता है, मैं उसको कॉपी कर सकता है। तो उन्होंने अपने काम को पेटेंट करवा लिया। हिज वर्क शोड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड बी यूज टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट यूजिंग माइक्रोब्स। तो उनका जो काम था वो एक एनवायरनमेंट के प्रति एक समर्पित था। ठीक है, उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया इस तरीके से। व्हाट आर अदर प्रॉब्लम्स व्हिच यू थिंक कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? और कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप सोचते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से हल की जा सकती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन किचन। Take two bowls A and B. In each, take 200 gram of flour and add a pinch of sugar. Now in bowl A, add a small amount of yeast powder and mix it well with the flour. In bowl B, do not add any yeast so that we can compare the result of two bowls. Knead the flour of the two bowls with warm water to make soft dough. दो तरीके के बॉल लेने हैं, ए और बी। एक में आटा डालना है, दूसरे में भी आटा डालना है, एक में चीनी और दूसरे में भी चीनी। लेकिन एक में हम ईस्ट डालेंगे और दूसरे में हम कोई ईस्ट नहीं डालेंगे, और फिर उसको आटे को गूंद लेंगे और उन दोनों आटों को छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद हम उसको कंपेयर करेंगे। कवर द डो विद अ डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट इन वार्म प्लेस। गीले कपड़े से आटे को ढक के उसको गर्म जगह पर रख देंगे। ऑब्जर्व बोथ द बाउल्स आफ्टर 4 to 5 आवर्स। 4-5 घंटे के बाद हम दोनों जो बाउल्स हमने लिए थे उनको ऑब्जर्व करते हैं। डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो? क्या आपको जो आटा हमने बनाया था उसके वॉल्यूम में, उसकी खुशबू में, उसके टेक्सचर में कुछ फ़र्क दिखा? इफ नॉट, लीव द डो फॉर सम मोर टाइम। अगर नहीं तो थोड़ी देर के लिए और उसको छोड़ देते हैं। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट डो इन बाउल ए where yeast were added has risen slightly, become fluffy and has a different smell compared to the dough needed without yeast. तो आप बाउल ए दे देखेंगे जहाँ पर हमने ईस्ट डाला था वहाँ पे जो आटा है वो फूल गया है, फ्लफी हो गया है और उसमें एक अलग तरीके की खुशबू आती है, लेकिन जो बी है वो नॉर्मल आटे के जैसे ही रहता है। Why does this happen? What is the role of yeast? Why did we add sugar and warm water to the flour? तो ऐसा क्यों हुआ और हम आटे में चीनी और गर्म पानी क्यों डालते हैं? तो उसका रीजन आगे है। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंजाई। ये जो ईस्ट है
ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये एक तरीके का फंगस होता है. Yeast goes well in warm condition. You may recall from chapter life process in animals in grade 7 that like other organisms, yeast also respire and breaks down food to release energy for their growth and carry out life process. तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसे ईस्ट भी रिस्पायर करता है और खाने को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है एनर्जी के लिए और ग्रो अप भी करता है जिससे कि वो अपने नॉर्मल जीवन गुजार सके. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड विच फॉर्म्स बबल दैट मेक्स द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी. और ये जब सब काम कर रहा होता है तो इस पूरी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ये गैस उस आटे को फ्लफी बना देती है. ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस Yeast also produces a small amount of alcohol during this process, which gives the dough a slightly different smell. और जो ईस्ट है इस काम को करने में बहुत थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी बनाता है जिससे कि आटे में एक अलग सी महक आ जाती है. This special property of yeast is used in process of making breads, cakes and more. In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus help in fermentation of batter for making idli and dosa and dough for making batura. ये तो स्पेशल प्रोसेस होती है ईस्ट की. ये काम आती है ब्रेड्स बनाने में, केक्स बनाने में और बहुत सारी चीज़ों में. कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस ये बैटर को फर्मेंट करने का काम करते हैं जैसे इडली और डोसे का बैटर और हम जो भटूरा बनाते हैं वो बनाने में. Let us prepare. Take 2 small glass bowl, label them A and B. Pour lukewarm milk in bowl A and cooled milk in bowl B. Now add a small spoonful of curd to each bowl and mix well using a spoon. Cover both bowls, keep bowl A in warm place and bowl B in a cool place like a refrigerator for a few hours or overnight. Observe the changes in the glass bowl. Write your prediction and observation. 2 बाउल लेने हैं. एक में हल्का गुनगुना दूध लेना है और एक में ठंडा दूध लेना है. एक में हमें पूरा भर के दही डाल देना है 1 चम्मच और एक में हमें दोनों में डाल देना है. ठीक है. अब उसके बाद उसको ढक के हमें गर्म जगह पर रख देना है बाउल ए को और बाउल बी को हमें ठंडी जगह पर रख देना है. अब जो चेंजेस उसमें आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है. You will observe that in bowl A the milk has turned into curd after a few hours and has become little sour. तो आप देखेंगे कि बाउल ए के अंदर जो हमने दूध रखा था वो कुछ देर के बाद तभी बन गया है और कुछ खट्टा भी हो गया है. Whereas in bowl B the milk has not curdled but it might be a little sour. लेकिन जो बी वाला बाउल था उसमें दही तो नहीं जमा है लेकिन वो जो दूध है वो थोड़ा सा खट्टा हो गया है. Do you know why this happens? The curd contains several types of bacteria. One of them is lactobacillus. This bacterium feeds on sugar in the milk, multiplies and ferments the milk to form curd. ये जो दही बनता है वो स्पेशल तरीके के बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस. और ये लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया इसका खाना होता है शुगर यानी चीनी जो कि दूध में पहले से मौजूद होती है लैक्टोज की फॉर्म में. ठीक है. वो लैक्टोज को लेके और फिर ग्रो करता है और दूध को फर्मेंट कर देता है जिससे कि दूध का दही बन जाता है. Instead of producing alcohol like yeast, these bacteria produce lactic acid. तो जैसे yeast जो है वो अल्कोहल बना रहा था कुछ मात्रा में, ये जो है जो लैक्टोबैसिलस है वो आप इसमें जहाँ पे भी ये ग्रो करता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड बना लेता है विच मेक कर्ड सॉर और इसकी वजह से जो दही है वो खट्टी हो जाती है. These bacteria grow well in warm condition. That is why curd is formed in bowl A but not in bowl B. ये जो बैक्टीरिया है ये गर्म जगह पे ग्रो करता है तो इस वजह से जो बाउल ए था जो हमने वार्म प्लेस पे रखा था वो वाला जो दही है वो जम जाएगा लेकिन जो दूसरा है वो नहीं जमेगा. We can categorize the microorganism into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and more. Some bacteria such as rhizobium form the smaller regions called nodules and live in them as shown in figure 2.12. Roots of certain legumes such as beans, peas and lentils have root nodules that contain rhizobium bacteria. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कई कैटेगरीज होती है. प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ एल्गी. ठीक है. और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम ये क्या करते हैं पेड़ों की जड़ों में रहते हैं. पेड़ की जड़ों में गांठें बन जाती हैं और उसके अंदर ये रहते हैं. और कौन से पेड़ की जड़ों में? जो दाल के पौधे होते हैं जैसे कि कोई सी फली, मटर या कोई सी भी दाल होगी इसके पौधे के अंदर जो जड़ होती है जड़ में रूट नोड्स बन जाती हैं उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. अब ये करता क्या है वहाँ पे दीज बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड मेक इट यूजफुल फॉर द प्लांट्स. ये जो बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन को हवा में से कैच कर लेता है और वो इस फॉर्म में बदल देता है जो कि प्लांट्स अपने अंदर ले पाए. जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन होती है वो पौधे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो वो नाइट्रोजन कौन प्रोवाइड करवाता है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया.
दिस हेल्प प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। और बिना कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं जहाँ पे ये बैक्टीरियाज होते हैं। दैट इज वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। दिस नेचुरली इंक्रीजेज द नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड कीप्स इट हेल्दी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। तो इसलिए किसान क्या करते हैं, जब वो कोई खेती करते हैं तो वो बीच बीच में दाल के पौधे लगाते हैं। एक एक सीजन में वो दाल उगाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती रहती है फसलों की कटाई से और दूसरी वजह से, तो वो जो है पूर्ति हो जाती है जब हम उसमें दाल के पौधे उगाते हैं तब। अमेजिंग माइक्रो एल्गी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। अब छोटे छोटे से ये टाइनी हेल्पर्स पानी में हमें हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। Microalgae are microscopic plant-like organisms that live in water, soil, air, and even on trees. They make their own food using sunlight. While doing this, they also release oxygen and produce more than half of the Earth's oxygen supply. They are rich in nutrients and serve as food source for many aquatic animals. Some, like Spirulina, chlorella, and diatoms, are used by humans as health supplement and medicines. Microalgae also help in cleaning water and are used to make biofuel. माइक्रोएल्गी बिल्कुल छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हवा में, पानी में, मिट्टी में हर जगह रहते हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट का यूज़ करके। और इस काम को करने में उनके अंदर से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, जिससे कि जो अर्थ का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो आधे से ज़्यादा उसकी पूर्ति हो जाती है इससे ही। और न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं और कई एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वो खाने का मुख्य स्रोत होते हैं। और ह्यूमन हेल्थ सप्लीमेंट में भी कई बार इन एल्गी का यूज़ होता है। माइक्रो एल्गी जो है पानी को साफ करने का भी काम करती है और बायोफ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। हाउएवर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर थ्रेटनिंग माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस. It is important to conserve these tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance on Earth. क्लाइमेट चेंज की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इन बहुत ही जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म हैं इनको बचाना ज़रूरी है, जिससे कि अर्थ के ऊपर जो ऑक्सीजन का बैलेंस है वो बना रहे। अब है एवर हर्ड ऑफ स्पाइरोलिना? A microalga is called superfood because of its health benefits. Spirulina is also a good source of vitamin B12, which is essential for our body. स्पाइरुलिना जो कि एक माइक्रो एल्गा है, ये सुपरफूड के तौर पे काम आता है। ये विटामिन B12 का गुड सोर्स है जो कि हमारी बॉडी नहीं बना पाती और हमें इसको बाहर से लेना होता है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। इसके अंदर 60% प्रोटीन होता है और बहुत ही कम अमाउंट में फैट्स और शुगर होता है। Nowadays, farming of spirulina is becoming a feasible livelihood opportunity. You can grow spirulina easily by following these steps. आजकल जो है लोग इसको बहुत उगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका उनका जीवन यापन होता है। लोग इसको बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप्स में हम इनको उगा सकते हैं। सेट अ क्लियर ग्लास टैंक इन अ ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। एक क्लीन ग्लास टैंक लेना है और इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी धूप में रखना है लेकिन हल्की धूप हो। कवर द टैंक विद अ शेड नेट और कीप द टैंक एट अ प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन। उसको ढक देना है नेट से और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। फिल द टैंक विद पॉन्ड वाटर और उसको तालाब के पानी से भर देना है। एड लिविंग स्पाइरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉन्ड। अब उसके अंदर हमें स्पाइरुलिना डाल देना है जो कि हमें तालाब से कलेक्ट करना है। स्टिर द ग्रोइंग स्पाइरुलिना ट्वाइस अ वीक। हफ्ते में 2 बार उसको स्टिर कर देना है। आफ्टर 3 से 6 वीक स्पाइरुलिना may be harvested from the tank by filtering it through a fine cloth. 3 से 6 हफ्ते के बाद आप इसमें से स्पाइरुलिना को निकाल सकते हैं एक पतले कपड़े की मदद से। Conservation of microalgae is a good practice for ensuring food security and livelihood development. Why is cell considered to be a basic unit of life? The body of all living organisms are made up of tiny building blocks called cells. A single cell contains various components that help organisms perform various functions. The bodies of all plants and animals are made up of many cells, therefore they are called multicellular organism. अब हम पढ़ रहे हैं कि सेल को जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है लाइफ का। जो सिंगल सेल होती है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी में तरह तरह के फंक्शंस करने के लिए। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो मिल के काम करती हैं और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। In multicellular organisms, cells carry out a specialized function individually but also cooperate with each other to increase the chance of survival. तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल अपना काम कर रही होती है लेकिन फिर भी वो ग्रुप में एक एक दूसरे की मदद करते हुए काम करते हैं जिससे कि उनकी सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। वो अच्छी तरीके से उस काम को कर पाती हैं।
Some microorganisms such as bacteria and protozoa are made up of just one cell. These are called unicellular organism. और कुछ बैक्टीरिया प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, उससे हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर. They carry out all the functions necessary for their survival in a single cell. Other microbes like algae and fungi are made up of one or more cell. For example, yeast is a unicellular fungus, while mold is a multicellular fungus. तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब उनके अंदर एक ही सेल सारा काम कर रही होती है, और कुछ ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कई सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं और वो मिल के काम करती है उनकी सेल्स. अब यीस्ट है एक एग्जांपल. यीस्ट जो है एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेल्युलर होता है, जबकि मोल्ड जो खाना सड़ाने का काम करते हैं वो मोल्ड कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर फंगस होते हैं. लाइक एनिमल इन प्लांट्स द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर ऑल्सो सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन. एनिमल्स और प्लांट के जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी जो सेल होती है वो सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है. सेल्स ऑफ फंजाई एडिशनली हैव अ सेल वॉल बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. फंगस जो होता है उसके अंदर भी सेल वॉल तो होती है लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो इसलिए जितने भी फंगस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं. बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लियोइड. बैक्टीरिया के अंदर एक बिल्कुल अच्छे से अलग से हमें एक न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखती है, जैसे कि जैसे ह्यूमन बीइंग में या प्लांट सेल में दिखती है उस तरीके के न्यूक्लियस हमें नहीं दिखता. उसकी जगह पे एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम सेल्स ऑफ यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं वो दूसरे जितने भी तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे अलग होती हैं. We have only looked at a few basic cell structure here. The cell has other components about which you will learn in higher classes. For observing subcellular components, we need microscope with high magnification. An electron microscope magnifies the cell about 10,000 times, where we can see more structures present in a cell. तो जो सेल्स होती हैं वो तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है. हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ ही सेल्स के बारे में पढ़ा है और सेल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है. और सेल्स के कंपोनेंट को देखने के लिए हमें एक ऐसा माइक्रोस्कोप चाहिए जो कि किसी भी चीज़ को 1 मिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखा सके, जिससे कि हम ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को समझ पाएँ सेल्स के अंदर. बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड that all the living beings, including microorganisms, are made up of one or more cells. Their cell differs in size, shape, and structure. Plant and animal cell also have some differences. Understanding these differences help us learn how these organisms function differently. अब तक आप समझ चुके हैं कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, कि जितनी भी सेल्स होती है ये साइज और शेप में डिफर करती हैं. प्लांट और एनिमल सेल्स भी डिफरेंट होते हैं. इन डिफरेंस को स्टडी करके हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग तरीके से एक्ट करते हैं. In this chapter, we have learned about the beneficial microorganisms. However, there are some microbes that can cause diseases in plant and animals, including human. We will learn about some diseases caused by microbes in next chapter. अभी तो हमने ये पढ़ा है कि कुछ माइक्रोब्स जो ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं. अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में और प्लांट में बीमारियां पैदा करते हैं. ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.